राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन एवं वास्तुकला के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु सभ्यता एक प्राचीन मौलिक सभ्यता थी। ये एक नगर प्रधान सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन की एवं वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट है। पहला है नगर निर्माण। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता अत्यंत सुनियोजित नगरों का निर्माण किया जाना है। सिंधु प्रदेश के प्राय समस्त बड़े बड़े नगरों का निर्माण एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार हुआ था। यह व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की थी कि इसका निर्माण कुशल इंजीनियरों के द्वारा ही हो सकता था। सिंधु प्रदेश के प्रमुख नगर सरिताओं के तटों पर स्थित थे। हड़प्पा, रावी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित थे। दूसरा बिंदु है नगर नियोजन का, नगर योजना का, सड़कें। नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इससे प्रत्येक नगर खंडों अथवा मोहल्लों में विभाजित हो जाता था, जो लगभग 366 मीटर लंबा व 244 मीटर चौड़ा होता था। प्रमुख सड़कों से गलियां निकलती थी, जो 1 से 2 मीटर चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो में 11 मीटर चौड़ा राजमार्ग था। सड़कें कच्ची थीं। सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण भी किया जाता था। कहीं कहीं सड़कों के किनारे चबूतरे थे, वहाँ संभवतः दुकानें लगती थीं। तीसरा पॉइंट है नालियों की व्यवस्था। सिंधु प्रदेश के सभी नगर अपनी नालियों की सुव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। प्रत्येक सड़क और गली के दोनों ओर पक्की व ढकी हुई नालियां बनाई गई थी। नालियों को बनाने में पत्थरों, ईंटों एवं चूने का प्रयोग किया जाता था। इन नालियों के द्वारा नगर का गंदा पानी बाहर पहुंचाया जाता था। इन नालियों में थोड़ी दूर पर शोषक कूप भी थे, ताकि कूड़े का बहाव न रुक सके। सिंधु प्रदेश की सड़कों एवं नालियों की ऐसी सुंदर व्यवस्था 18वीं सदी तक पेरिस और लंदन के प्रसिद्ध नगरों में भी नहीं थी। सिंधु प्रदेश की इस योजना को देखने से स्पष्ट होता है कि वहाँ प्रत्येक नगर में कोई न कोई स्थानीय सरकार अवश्य कार्य करती रही होगी। अब है चौथा बिंदु है भवन निर्माण। भवनों का निर्माण भी सिंधु काल में सुनियोजित ढंग से किया जाता था। उत्खनन में छोटे बड़े सभी प्रकार के भवनों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के भवन अधिक विशाल थे। साधारण भवन। पांचवा बिंदु साधारण भवन। साधारण लोगों के रहने के लिए मकानों का निर्माण सड़क के दोनों ओर किया जाता था। मकान कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के बनाए जाते थे। मकानों को बनाते समय हवा और प्रकाश का पूरा ध्यान रखा जाता था। मकानों में दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, रसोई घर, स्नान गृह एवं आंगन होता था। दरवाजे व छत लकड़ी के बनते थे। मोहनजोदड़ो में कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं, किंतु हड़प्पा में एक भी कुआं नहीं मिलता। स्नान घर व रसोई से पानी निकालने के लिए नालियां होती थी। दीवारें ईंटों की बनी होती थी। मुख्यतः पकाई गई ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था। छठा पॉइंट है सार्वजनिक एवं राजकीय भवन।
मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन के अवशेष प्राप्त होते हैं जो लगभग 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा था। इस भवन की दीवारें 1.5 मीटर मोटी थी। इस विशाल भवन में अनेक कमरे, भंडार गृह और 2 आंगन थे। मोहनजोदड़ो में एक गड्डी थी जिसका निर्माण पहाड़ी पर किया गया था। इस गड्डी में एक विशाल भवन था जो 71 मीटर लंबा व इतना ही चौड़ा था। इस भवन का उपयोग विचार विमर्श के लिए होता था। हड़प्पा में भी समानांतर चतुर्भुज आकार की एक गड्डी थी जो लगभग 415 मीटर लंबी और 165 मीटर चौड़ी थी। गड्डी के अंदर ऊंचे चबूतरे पर सुंदर भवनों का निर्माण किया गया था। 7वां बिंदु है अन्न भंडार गृह। हड़प्पा में राजमार्ग के दोनों ओर ऊंचे चबूतरे पर 6-6 की 2 पंक्तियों में विशाल अन्न भंडार गृह बने हुए थे। अन्न भंडार गृह की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर थी। मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक भोजनालयों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। अब है सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो से उत्खनन में एक विशाल स्नानागार मिला है। यह स्नानागार एक विशाल भवन के मध्य में है। स्नानागार के मध्य में प्रधान स्नान कुंड है। पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में बरामदे और उनके पीछे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। जलाशय आयताकार है और 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा व 8 फुट गहरा है। इसके प्रत्येक ओर जल तक पहुंचने के लिए ईंटों की सीढ़ियां हैं। जलाशय की दीवार और फर्श भी पक्की ईंटों का बनाया हुआ है। स्नान कुंड से पानी को बाहर निकालने की भी समुचित व्यवस्था की गई थी। जलाशय के निकट ही एक कुआं है जिससे जलाशय में पानी भरा जाता होगा। इस स्नानागार की पूरी व्यवस्था सिंधु वासियों के उच्च स्तरीय जीवन की झलक देती है। इतिहासकारों का अनुमान है कि यह जलाशय संभवतः धार्मिक महत्व रखता था तथा पवित्र पर्वों पर लोग इसमें स्नान करते थे। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन के कारण ही हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता कहलाई। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता से ही हुआ। सैंधव सभ्यता का नगरीय जीवन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ। सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में सैंधव लोगों ने बाद की पीढ़ियों का भी दिशा निर्देशन किया।